नमस्कार बच्चों, कैसे हो। एक बार फिर से मैं आपके अपने YouTube चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करती हूँ। फिर एक हिंदी की नई क्लास के साथ आज आपके सामने हाजिर हूँ। लेकिन अब की बार हमारे जो हिंदी वाले हैं सिर्फ उनके लिए नहीं है ये क्लास, हमारे उन स्टूडेंटों के लिए है जो हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की तैयारी कर रहे हैं और जिसने भी शिव का पेपर दिया। चारों शिफ्टों में जो भी शिव का पेपर आया था उसमें जो हिंदी आई थी और उस हिंदी को देखकर हमारे सभी बंधुओं ने, मित्रों ने, देखने वालों ने कहा कि ये हिंदी कहाँ से आ गई। तो उसी समस्या का समाधान करने के लिए उपस्थित हूँ और मुझे जो भी लगा उसका एक निचोड़ निकाल के मुख्य मुख्य कहाँ से उठाई गई थी वो उसी का सारांश है यहाँ पे, ताकि आगे भी अगर इस प्रकार की हिंदी आए तो आप उसको कर पाओ। वैसे तो देखिए, जो हिंदी थी मैं आपको पर्टिकुलर ये नहीं कह सकती कि भाई यहाँ से आई थी और यहाँ से कर लो, क्योंकि ये हिंदी साहित्य था। जो साहित्य का कोई और छोर नहीं है, बहुत कुछ है और उसकी गहराइयों में से दिया था। लेकिन जो टॉपिक टच किए गए थे उनको मैंने उनका निचोड़ निकाल के आई हूँ, कहिए कि उसका भावार्थ निकाल के ये आपके लिए तैयार किया है। हो सकता है आगे भविष्य में कुछ इस प्रकार के प्रश्नोत्तर हो तो आपको काम आए। तो ध्यान से करिए, पूरी कोशिश करेंगे जो हिंदी वाले नहीं हैं वो भी इसको आराम से समझ पाए, क्योंकि हिंदी वालों के लिए तो ये टॉपिक ज़्यादा मुश्किल नहीं है। और जो हमारे हिंदी के बंधु हैं वो भी इसको देखें, क्योंकि कुछ छोटी छोटी बातें हैं जो अक्सर हम छोड़ जाते हैं वो इसमें ली गई है। तो चलिए चलते हैं, देखते क्या है। इससे पहले कि हम आगे बढ़े, आप चैनल को जल्दी से शेयर ज़रूर कर दो भाई आगे, और लाइक कर दो, सब्सक्राइब करो तो अच्छी बात है, नए बंधुओं को तो करना भी चाहिए। चलिए चलते हैं। आदिकालीन रचनाएं, यह आदिकाल है क्या, इसको पढ़ाने से पहले मैं, क्योंकि आम बच्चों के लिए आदिकाल जो है एक नई चीज़ हो सकती है। हमारे हिंदी साहित्य में जो सबसे पहले की जो हिंदी की रचनाएं थी, हिंदी का विकास जो है वो 11वीं से 14वीं शताब्दी तक माना जाता है। तो इस दौरान की जो रचनाएं हैं उनको आदिकालीन रचनाएं कहा जाता है, या यूँ कहिए कि उसको आदिकालीन भाग में बांटा जाता है। तो ये आदिकालीन भाग की बातें हैं। यहाँ पे 4-5 वीडियो में मैं आपको सारा कवर करवा दूंगी जो भी उसमें आया था उसके अनुसार। तो आदिकालीन रचनाओं में क्या है कि जो आदि समय में जो कवि थे उन्होंने जो रचनाएं लिखी उसमें अधिकतर रचनाएं हिंदी की शुरुआती रचनाएं हैं, जिसको आप भ्रंश भाषा भी कहते हैं। इसको आदिकाल को आचार्य ने वीर गाथा काल, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जो है इनको, आचार्य रामचंद्र शुक्ल है ये नाम हमारा, वीर गाथा काल का है, क्योंकि इस समय का अधिकतर साहित्य वीर रस में लिखा गया था। वीर गाथा काल, इसको आदिकाल भी नाम दिया और इसको वीर गाथा काल नाम दिया। वीर गाथा काल नाम इसीलिए दिया क्योंकि ये जो था इसमें अधिकतर काव्य जो है वो वीर रस में लिखा हुआ है। क्योंकि वो जो हमारे कवि थे ना उस समय के, वो राजाओं के आश्रय में रहते थे और उन राजाओं की बड़ाई करते रहते थे और उनकी वीरताओं का बखान करते रहते थे, बात को बढ़ा चढ़ाकर कहते रहते थे। ये हमारे आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का पिक्चर है बीच में। और इन्होंने जो अधिकतर जो इस प्रकार की वैज्ञानिक तथ्यों को प्रस्तुत करके जो परिभाषाएं दी है वो रामचंद्र शुक्ल जी ने दी है। पिछले सारे पेपरों में इनका जिक्र हुआ था। वैज्ञानिक आलोचना करने वाले भी आचार्य रामचंद्र शुक्ल ही माने जाते हैं। कुछ अब आदिकाल की जो कुछ रचनाएं, मैंने कहा अधिकतर रचनाएं वीर रस में है, लेकिन कुछ रचनाएं जो है वो श्रृंगार रस में भी है। श्रृंगार रस, एक बात बता दूं बच्चों, नए बच्चों के लिए हो सकता है वीर रस और श्रृंगार रस भी नई बात हो। वीर रस जहाँ वीरता और जोश से भरी बात होती है वो वीर रस होता है। जहाँ प्रेम और रति का भाव, मतलब प्रेम का भाव होता है, वहाँ श्रृंगार रस होता है। तो उस समय में क्या था, राज्य रजवाड़े या तो लड़ाई करते थे और लड़ाई का कारण वही होता था आमतौर पे महिलाएं, यानी कि जो राजकुमारियों से शादी करना और इस प्रकार की चीजें होती थी। तो और फिर कुछ ऐसे होते थे कि वो अपनी पत्नियों को छोड़ के दूसरी पत्नी ब्याह लेते थे, तो पहली पत्नी जो थी वो विरह में जलती रहती थी, तो श्रृंगार रस इस प्रकार का आता था। तो ये ज्यादातर यही थीम था उस समय की रचनाओं का। अब जो उसकी जो प्रमुख रचनाएं हैं और रचनाकार हैं उनकी बात कर लेते हैं हम। पहला जो है हमारी रचना जो इम्पोर्टेंट है आपको याद करनी है, बीसल देव रासो। ये रचना का नाम है बीसल देव रासो और इसके लेखक का नाम है नरपति नाले है। अब ये बीसल देव रासो मैंने जो अपने हिंदी वाले बच्चों को पढ़ा रखी है, मैं यहाँ भी इसी प्रकार बताऊंगी बच्चों, क्योंकि नए बच्चों के लिए ये याद करनी बड़ी मुश्किल हो जाती है। नरपति, नरपति कौन होता है, राजा होता है। और राजा जो है
वो बीसल देव। बीसल देव का मतलब क्या है? अब यहाँ पर इसको दो चीज से ले लो। बीसल हिंदी का शब्द है, तो बीसल कौन बजाता है? नर ही बजाता है, पशु तो बजाने से रहा, तो इसलिए इसको ऐसे जोड़ के देख लो। या जो है ना, इसको ऐसे कर दो, नरपति नालह। नरपति राजाओं का, मनुष्यों का पति, और वो क्या करता है? वो बीसल देव, यानी कि उसका देव जो है वो 20 यानी कि बड़ा है। तो इस प्रकार करके कर लो। अब आपकी मर्जी, मनुष्य सिट्टी बजाता है इस हिसाब से बिसल बजाता है, या जो ना मनुष्यों के पति का राजा बड़ा होता है, इस हिसाब से देख लो। अब ये जो थी हमारी बिसल देवराज सोनरपति नाल की, ये देखिए यहाँ पे जो है ना अजमेर के राजा का एक किला दिखाया गया है जिसको संग्रहालय बनाया गया है। इसको अगर आप जूम करके देखोगे तो लिखा हुआ भी है। तो बिसल देवराज में जो है वो अजमेर के राजा की कहानी थी। इसमें अजमेर के राजा रानी की कहानी है। अजमेर का राजा रानी को वहाँ छोड़ के उड़ीसा चला जाता है और वहाँ जो है ब्याह कर लेता है दूसरी रानी से। जो पहली रानी है वो उसके वियोग में रहती है, और इस प्रकार ये लिखा गया सारा। इस कारण ये जो है एक विरह काव्य माना जाता है। अब की बार एक पेपर में पूछा गया था ये कि इनमें से विरह काव्य कौन सा है। 3 तो वीर रस के काव्य दे रखे थे, एक श्रृंगार रस का दे रखा था। श्रृंगार रस के 2 भाव होते हैं बच्चों, एक तो विरह होता है और एक जो है संयोग श्रृंगार होता है। विरह को विप्रलभ श्रृंगार भी कहते हैं। तो इस प्रकार आप ये याद रखना कि ये विरह है, यानी कि रानी रह गई थी वहां पे और राजा गया था चल कहाँ, उड़ीसा, और वहां उसने दूसरा ब्याह कर लिया, तो रानी विरह में है और उसी पर आधारित ये सारा काव्य है। इसका मूल जो ना गा सकते हैं इसको, गीतात्मकता का भाव है, यानी कि लयात्मकता में लिखा गया है। 4 खंडों में बांटा गया, अलग अलग खंड है, ज्यादा विस्तृत में जाने की जरूरत नहीं है आपको। जो हिंदी वाले हैं वो तो बेसिक समझ ले भाई। पहला खंड जो राजा रानी के पास है, दूसरा वहां चला गया, तीसरा उड़ीसा में जाके बस गया, ब्याह कर लिया। इस तरह करके अलग अलग खंडों में बांटा गया है। अब ये छंदों का देख लीजिए, 125 छंद है इसमें, और डिंगल भाषा है। डिंगल भाषा कौन सी होती थी? जो राजस्थानी मिश्रित ब्रज भाषा होती थी उसको डिंगल भाषा कहते थे। और जो जो ना ब्रज ना राजस्थानी मिश्रित जो अपभ्रंश यानी कि हिंदी भाषा होती थी उसको डिंगल, और जो ब्रज भाषा मिश्रित हिंदी होती थी उसे पिंगल बोला जाता था। इस प्रकार भाषा के 2 रूप थे, डिंगल और पिंगल। राजस्थानी वाली डिंगल और ब्रज भाषा वाली पिंगल। डिंग राजस्थानी। और अजमेर के राजा का वर्णन है। तो ये था हमारा बीसल देवरासो। तो उम्मीद है आपको ये याद हो गया होगा। उसके बाद देखिए कहानियों की तरह मैंने इसको बनाया है ताकि आपको नए बच्चों के लिए याद हो जाए। अगला हमारा एक है हिंदी वालों के लिए, तो बहुत आसान होगा, शायद बहुत बार जिक्र आता है, पृथ्वीराज रासो। पृथ्वीराज रासो के जो ना 3 रूप मिलते हैं, एक तो बहुत बड़ा और एक बहुत छोटा और एक मध्यम है। तो यहाँ पर जो ना मध्यम वाले आकार को सबसे ज्यादा मान्यता मिली है, बड़े वाले को काल्पनिक मानते हैं। और एक बात और बता दूं मैं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी कहते हैं कि पृथ्वीराज रासो काल्पनिक ग्रंथ है, ये है ही नहीं है, इसके कोई प्रमाण नहीं है, यानी कि प्रमाणिक नहीं है। एक काल्पनिक नहीं, प्रमाणिक। वो कहते हैं कि यह प्रमाणिक ग्रंथ है। तो सबसे ज्यादा जो है चर्चाओं में रहा पृथ्वीराज रासो। पृथ्वीराज रासो जो ना पृथ्वीराज चौहान की कथा है इसमें, और उनके पृथ्वीराज जी के जो है मित्र थे चंद्रवरदाई, जो उनके दरबार में रहते थे, उन्होंने ये लिखी है। तो ये ध्यान रखना। इसके क्या है, पृथ्वीराज रासो के लेखक का नाम क्या है? ये देखिए ऊपर जैसे कि हमारी इस पिक्चर में भी दिखाया, ये युद्ध का वर्णन है। अब आप अगर इसको सारे को देखो, ये क्या है? हाथी घोड़े, ये लोग सैनिक, ये युद्ध का वर्णन है। तो ये यानी कि युद्धों का वर्णन है। तो वीर रस का काव्य है ये पृथ्वीराज रासो। तो इसके पृथ्वीराज रासो के लेखक है का नाम है, ये ध्यान रखने की जरूरत है। पृथ्वीराज रासो तो रचना है और लेखक है चंद्रवरदाई। चंद्रवरदाई उनके मित्र थे पृथ्वीराज के। हिंदी का प्रथम महाकाव्य भी कहा जाता है इसको, किसको? पृथ्वीराज रासो को। और ये पृथ्वीराज चौहान के जीवन पर आधारित है। ये कुछ विद्वान इसे अर्ध प्रमाणिक मानते हैं, कुछ अप्रमाणिक मानते हैं, और कुछ जो है वो इसको प्रमाणिक मानते। 3 तरह के लोग बटे हुए हैं। 2 की बात करेंगे हम, कुछ अप्रमाणिक मानते हैं, कुछ अर्ध प्रमाणिक मानते हैं इसको, ठीक है। उसके बाद अगला देख लीजिए, प्रमाणिक क्या होता है? जिसका प्रमाण मिले। और ये जो प्रमुख बात है वो ये है, इसमें वीर रस की प्रधानता है, यानी कि वीर रस का काव्य है। दूसरे स्थान पर एक और रस है और उसका नाम है श्रृंगार रस। दूसरे नंबर पे जो है वो कौन सा रस है? श्रृंगार रस है, क्योंकि संयोगिता स्वयंवर का भी वर्णन है उसमें। पृथ्वीराज रासो के साथ किस प्रकार संयोगिता का ब्याह हुआ,
से पृथ्वीराज ने कैसे उसको जो है ना कहाँ से ब्याह के लेके आए, वो अपने नान के रहती थी, इस प्रकार की कहानी है। इसकी पूरी शैली जो है ओजपूर्ण है। बच्चों एक चीज ध्यान रखना, जहाँ भी युद्धों का वर्णन या कुछ इस प्रकार की बातें होती हैं वहाँ शैली तो स्वतः है अपने आप ही ओजपूर्ण हो जाती है, और अलग अलग अलंकारों का प्रयोग है और छंदों का प्रयोग है। और इसका सबसे जो प्रमुख छंद है वो है, छंद की अगर कई बार बात पूछ ली जाती तो प्रमुख छंद है इसका दोहा, रोला और छप्पे। ये छंद जो है वो प्रमुख इनका प्रयोग हुआ है इस ग्रंथ में, और ये जो है काफी चर्चित ग्रंथ रहा है। उसके बाद अगला नाम आता है हमारा, तीसरी जो रचना है, रचनाएं बहुत सारी है, मैंने यहाँ जो आपके लायक प्रमुख प्रमुख रचनाएं थी उनका जिक्र किया है यहाँ पे। तीसरा जो है वो आता परमाल रासो और जगनिक। अब जगनिक जो है यहाँ पर, इसको याद करने का तरीका क्या है, परमाल रासो किसकी रचना है, जगनिक की है। परमाल और जगनिक। अब परमार्थ कौन कर सकता है, जग के लोग कर सकते हैं। परमाल को हम परमार्थ ले लेते हैं अगर याद करना है हमें तो, या फिर परमाल यानी कि दूसरों का माल, इस तरह करके कर लेते हैं। दूसरों के माल पे नजर जो है, दूसरों का माल कहाँ होता है, जगनिक यानी कि जगत में होता है। तो इस प्रकार करके इसको जोड़ ले तो हम इसको याद रख पाएंगे, ये हमें जोड़ना पड़ेगा तभी याद रख पाएंगे। अब ये जो है बुंदेलखंड के दो वीरों की कथा है, ये कई बार पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। दो वीरों है तो कहाँ के थे, बुंदेलखंड के। उनका नाम वीरों का है आल्हा और उद्दल, जो बहुत ही जो है यहाँ पर जो है एक नीचे देखिए एक फोटो दी हुई है, आपने देखा है नीचे, तो इसको थोड़ा ऊपर कर देती हूँ मैं। ये आल्हा की फोटो है। आल्हा घोड़े पे आता था और उद्दल हाथी पे जाता था युद्धों में, और बड़ी वीरता से युद्ध में लड़े ये। वहां बुंदेलखंड में जो है ना, इसके ज्यादा प्रमाण तो नहीं मिलते इस ग्रंथ के सॉरी, लेकिन बुंदेलखंड के घर घर में ये कहानी गाई जाती है, और कहते हैं बरसात के दिन होते हैं उन दिनों में तो खूब गाई जाती है आल्हा उद्दल की कहानी। ये एक जोश भरती है, उमंग भरती है। और इसका एक दूसरा नाम है आल्हाखंड, इसको आल्हाखंड भी कहते हैं या आल्हाखंड भी कहते हैं इसको, इस प्रकार भी है इसकी रचना। अब ये जो किला था उसका यहाँ पर ये दिखाया गया है, ये किला था जहाँ वो थे, और ये जो आल्हा की फोटो है जो घोड़े पे सवार है, उद्दल जो है वो हाथी पे आते थे। उसके बाद अगला देख लीजिए, अगली इम्पोर्टेंट इसकी क्या है। अब इसका इम्पोर्टेंट जो पोर्शन है वो है वीर रस की प्रधानता है इसमें भी। आज भी लोक कथाओं में इसे गाया जाता है, घर घर में औरतें गाती है इसको, पुरुष भी गाते हैं। उसके बाद अगली रचना है हमारी, और उसका नाम है अगली रचना का खुमान रासो, और इसके लेखक है दलपति विजय सॉरी, खुमान रासो के लेखक का नाम है दलपति विजय। तो यहाँ पर क्या है देखिए, अब आप इसको याद कैसे करोगे, याद ऐसे करोगे, दलपति। अब दल जो है वो क्या है, दल को जो है वो किस में ले सकते हो आप, एक कोई एक सेना में ले लो, एक दल समूह को ले सकते हो दल को। और जब समूह जो है किसी चीज पे करता है तो उसको खुमान यानी कि खत्म कर देता है, किसी भी चीज पे पड़ता है। या तो आप इसको ऐसे याद कर लीजिए, दो तरीके हैं याद करने के, या आप इसको करिए, हमारे हरियाणा में तो क्या हो, दलिया बनता है भाई, और दलिया जो है उसमें खुमान ला के भी बनाया जाता है, यानी कि उसको बंद करके भी बनाया जाता है और खुला भी बनाया जाता है। खुमान होता है बंद करना उसको अच्छे से तो इस तरह इसको जोड़ के देख सकते हो आप, याद हो जाएगी, उम्मीद है याद होगी। और इसमें मेवाड़ के राजा का जिक्र है। अब खुमान जो है वो किसका है, मेवाड़। अब आप अगर इसका खुमान का नाम भी देखोगे तो मेवाड़ जो है अपने आप आपको थोड़ा थोड़ा याद आएगा। कुमार के दूसरे मेवाड़ के राजा कुमार द्वितीय की कथा है इसमें, और राजस्थानी मिश्रित भाषा में लिखा गया है। ये रानी की जो अपभ्रंश है राजस्थानी का अधिक उसमें मिश्रण किया गया है। एक प्रमुख चीज है इसकी जो याद करने की, वो ये है 5 झाड़ छंद है इसमें। क्या है, 5 झाड़ छंद है, और इसमें भी वीर रस की प्रधानता है। दूसरा रस इसके पास भी श्रृंगार है। इसमें भी जो है वही कहानी राजाओं के लड़ने घुलने की और वियोगमती रानी की, तो इस प्रकार का जिक्र इसमें भी है खुमान रासों में। तो ये हमारी खुमान रासो, उम्मीद है ये रचना भी आपको याद होगी। अगली जो रचना का नाम है हमारा वो है विजयपाल रासो। इसके लेखक है नल्ल सिंह। अब नल्ल सिंह, अब आप ये देखें नल्ल सिंह नाम इनका जो है। अब नल्ल क्या होता है,
नल, अब यहाँ पर इसको उल्टा जोड़ लीजिए। हमारे बोलते हैं नल, ऐसे ही नल्ला है, पंजाबी में बोल देते हैं जैसे। अब नल्ला जो है वो तो विजय प्राप्त नहीं कर सकता, लेकिन इसने विजय प्राप्त की, तो इस प्रकार इससे जोड़ के देख लिए, अपने नाम के विपरीत काम किया इसने तो। और वीर रस जो है प्रधान काव्य है, ये अपभ्रंश भाषा में लिखा गया है। इसकी ज़्यादा और कोई ऐसी इंपॉर्टेंट चीज़ थी नहीं जो मैं आपको बताऊं, तो ये रचना याद करनी है आपने। उसके बाद अगली रचना है हमीर रासो। इसके लेखक है सारंगधर। सारंगधर, सारंग होता है धनुष, यानी कि धनुष को धारण करने वाला। जब धनुष को धारण करने वाला होता है तो उसको हमीर तो अपने आप ही मिल जाता है। हमीर को आप यूं करके देख लीजिए कि कोई अच्छी सी हम यानी कि हिम्मत, ऐसे करके देख लीजिए इसको, तो इस प्रकार इससे जुड़ जाएगी। और इसका लिखित प्रमाण नहीं मिलता है, लोगों की सुनी सुनाई बात है, तो इसलिए इसको प्रामाणिक लेखक कम मानते हैं। उसके बाद एक और रचना है प्रमुख, परमात्मा प्रकाश और योग सागर। ये जो है जैन कवियों की लिखी हुई है, लेखक का नाम है जो इंदु। परमात्मा और योग, ये दोनों चीज जो है हमारे कहाँ, इंदु के पास, यानी कि जो हमें स्वर्ग में ले जाए। इंदु मतलब चंद्रमा, जो इंदु, परमात्मा और योग दोनों जो होते हैं वो इंदु बना देते हैं हमें, यानी कि हमें चमकदार बना देते हैं, सुंदर बना देते हैं। इंदु क्या है? इंदु जो है वो चंद्रमा, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखनी है आपने। ये हो जाए, जुड़ गई इसके साथ। धर्म दर्शन है दोनों ही, परमात्मा और योग जो है दोनों के नाम ही धर्म दर्शन पे है। तो इसमें जो है वो कौन सा रस होएगा हमारा? शांत रस की प्रधानता है, भक्ति रस की प्रधानता है। उसके बाद अगला है एक, ये इंपॉर्टेंट रचना है, बहुत बार आती है सामान्य पेपरों में भी। ये संदेश रासक किसकी रचना है? ज्यादातर यही पूछा जाता है। इसके लेखक का नाम है अब्दुल रहमान। किसकी रचना है? अब्दुल रहमान की है। श्रृंगार रस प्रधान है ये, श्रृंगार रस का प्रयोग है इसमें। 223 छंद है इसमें, और यह भी एक विरह काव्य है। रानी संदेश भेज रही है अपने पति को, जैसे कि नाम से दिख रहा है संदेश रासक, यानी कि संदेश भेजना। अब ये जो है इसको कैसे याद करेंगे हम? अब्दुल रहमान, अब यहाँ पर संदेश रासक, इसको आप अब्दुल को जोड़ लीजिए, संदेश से कैसे जोड़ोगे आप? अब ये हमें देखना है। अब्दुल रहमान, अब्दुल को जोड़ लीजिए, रहमान तो अपने आप याद आ जाएगा। तो संदेश जब हम भेजते हैं तो अब दूर हो गया है, क्या दूर हो गया हमारे से? पोस्ट कार्ड और लिफाफे, वो दूर हो गए हैं। तो इस तरह जोड़ के हम संदेश रासक को देख लेते हैं और जोड़ लेंगे, और जोड़ लेंगे तो हमें याद हो जाएगा। तो इस प्रकार ये हमारा संदेश रासक था। उसके बाद अगला देख लीजिए क्या है। अगली रचना है ढोला मारूदा दूहा। ये भी इम्पोर्टेंट है, और इसका राजस्थान में तो इसकी कहानियाँ खूब गाई जाती है। राजस्थान छोड़िए, हम जैसे हिसार में भी हमारे यहाँ ब्याह शादी होते हैं तो एक बधावा गाया जाता है, ढोला मारू नी दोनों बातां भी लाग गया, इस तरह करके। तो वो ही नहीं, ढोला मारू, मारू मतलब मरवण, ढोला मतलब ढोला। राजकुमार का नाम ढोला है, रानी का नाम मरवण है, उन दोनों की बात है। और ये जो है ये भी विरह काव्य है। ये भी मरवण जो है वो दूसरा ब्याह कर लेता है ढोला, और मरवण जो है वो उसका जो अपने पति को वो पिछली बातें याद दिलाती है और दूसरी पत्नी को पसंद नहीं करती, कुछ इसी प्रकार का काव्य है ये। पर तो मरवण को अब ढोला जो है वो उसको छोड़ देता है और दूसरी पत्नी को ले आता है, कुछ इस प्रकार की कहानी है यहाँ पे ढोला और मरवण की। ये एक विरह काव्य है, यानी कि श्रृंगार रस प्रधान काव्य है। विरह या विप्रलभ भी आ सकता है, इसका काव्य है ये, ठीक है। उसके बाद अगला देख लीजिए, जो इम्पोर्टेंट बात है, खालिक बारी, और इसके लेखक है अमीर खुसरो। और इसकी एक विशेष बात है, अमीर खुसरो का मूल नाम बहुत बार पूछ लिया जाता है, ध्यान रखना। अमीर खुसरो का मूल नाम था अब्दुल हसन, अब्दुल हसन मूल नाम था। खालिक बारी रचना का नाम है, और खालिक बारी जो है एक नई है, लीक से हटके है। ये एक शब्दकोश है, कि कई बार ये पूछ लिया जाता है शब्दकोश है किसका? अरबी फारसी और हिंदी का शब्दकोश है, यानी कि अरबी फारसी का हिंदी रूपांतरण है, कुछ इस प्रकार का शब्दकोश है। जैसे हिंदी इंग्लिश का होता है, इसी प्रकार ये है, खालिक बारी नाम है। खालिक बारी यानी कि जो ना खाली को भर दिया, ऐसे करके याद रख लेना। और लिखने वाले कौन है? अमीर खुसरो, यानी कि खाली को भरेगा कौन? अमीर ही भरेगा, गरीब तो भर नहीं सकता। तो इस प्रकार करके इसको इसके साथ जोड़ लेना। उसके बाद अगला देखिए, अमीर खुसरो की और भी विशेषता थी खास, उन्होंने जो न सितार तथा
जो अमीर खुसरो ने क्या किया, सितार और तबला का आविष्कारक भी अमीर खुसरो को माना जाता है। उसके बाद एक और बात है, सिद्ध और नाथ साहित्य से संबंधित भी कुछ पूछ लिया जाता है। सिद्धों की जो है ना भाषा है वो पिंगल भाषा है। पिंगल कौन सी भाषा थी, जो ब्रज भाषा मिश्रित थी उसको पिंगल भाषा बोलते थे, और जो राजस्थानी मिश्रित थी उसको डिंगल बोलते थे। तो ये पिंगल भाषा है इनकी। सिद्धों की संख्या पूछ ली जाती है, कई बार 84 है, और इनका जो कर्म भूमि थी वो पूर्वोत्तर भारत है। नाथों की, सिद्ध और नाथों की संख्या भी पूछ ली जाती। अब सिद्धों के बारे में एक चीज और बता दूं मैं आपको, सिद्ध जो थे वो भोग विलास में ज्यादा ध्यान करते थे, इसलिए लोकप्रिय नहीं हुए ज्यादातर। इनका जल्दी ही जो है वो विरोध होने लगा समाज में, तो ये भोग विलासी थे। उसके बाद नाथ तो जो थे वो 9 थे, और नाथ जो थे वो क्या थे, वो गृहस्थ नहीं थे, वो गृहस्थी का खंडन करते थे, वो नफरत करते थे उससे। ज्यादातर नाथ जो थे अनपढ़ थे, इसमें गोरखनाथ सबसे ज्यादा विद्वान और पढ़े लिखे थे, और इनकी रचना है गोरखवाणी के नाम से। उसके बाद अगला आता है हमारा जैन साहित्य। जैन भारत के पश्चिम भाषा में, ये ध्यान रखना, पश्चिम क्षेत्र इनकी कर्म भूमि था, यानी कि गुजरात और उधर ज्यादा पे ये, और इनने अनेक कवि विशेष सम्मान मिला। जैन कवियों में एक था स्वयंभू, जिसको हिंदी का जो है ना अपभ्रंश का कवि वाल्मीकि कहा जाता है, और अधिकतर काव्य जो है जैन संबंध में प्रबंध काव्य श्रेणी में लिखा गया था। तो इस प्रकार जैन साहित्य था हमारा। तो ये हमारी कुछ मुख्य मुख्य सी बातें थी। उम्मीद है कि आपको समझ आई होगी, और आप इसको थोड़ा सा ध्यान से करोगे तो एक दूसरे कहानी की तरह मैंने जोड़ने की कोशिश की है, क्योंकि आम बच्चों के लिए मुश्किल ना हो। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी, और आपने लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य किया होगा। और आपके इसी प्यार और दुलार के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं अब नित्य प्रति कोशिश करूंगी आपकी समस्याओं का समाधान करिए, और नई वीडियो के साथ आऊँ। देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।